अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन लेने का और देने का। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग कैसे मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपने समझा था कि पोटेंशियल का वैल्यू एट प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 m पे हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन वही होता है पोटेंशियल के लिए, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 m। देखिए, सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड चूज करना होगा, जिसके रिस्पेक्ट में सारे पोटेंशियल, सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग मेजर करेंगे। तो हम लोग जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड चूज करते हैं वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चूज करते हैं। हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज करेंगे सबसे पहले। इज सिलेक्टेड फर्स्ट, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिलेक्ट किया जाएगा जिसका कि पोटेंशियल का एक वैल्यू सेट किया जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो चूज किया जाता है वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is chosen as reference electrode whose potential is set equal to 0। शॉर्ट में इसी को बोला जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल का वैल्यू सेट किया हुआ है E0H plus H2 will be equal to 0। ये पोटेंशियल का वैल्यू इसका सेट किया हुआ है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग 0 सेट करते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में हम बाकी सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर आप डायग्राम बनाना चाहो, फिगर बनाना चाहो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ इस तरह का होगा। एक इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस M क्या होगा, H प्लस आयन 1 m होगा। इसमें एक आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर बताया गया था पहले भी, उसी तरह का होगा, बस स्टैंडर्ड कंडीशन इसमें हम एम्प्लॉय कर देंगे। एक पोरस डिस्क होगा जिसके थ्रू आयंस और मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। ये ग्लास सिलेंडर है और ग्लास सिलेंडर में क्या होगा, यहां पे प्लेटिनम वायर एक लगा हुआ होगा। H2 गैस पास किया जाएगा यहां पर, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm पर और टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 298 केल्विन पर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड 1 m, कंसंट्रेशन 1 m है। ये जो है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ये जो है सिलिंड्रिकल ग्लास वेसल है। ग्लास वेसल है। ये हमारा SHE हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आप फिगर आपको पहले ही बताया गया था, वहां पे बस स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं था, यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये हमारा SHE है। इसका पोटेंशियल को हम 0 सेट किए हुए हैं और इसी के रिस्पेक्ट में बाकी सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर किया गया है। जैसे कि हम एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करके दिखाते हैं आपको कि क्या तरीका होगा मेजरमेंट का। तो अगर हम मान लिया मेजरमेंट करते हैं, मान लिया हम मेजरमेंट करना चाहते हैं किसी इलेक्ट्रोड का, एक हम इलेक्ट्रोड लेते हैं जिंक 2+ आयन का।
मान लिया हम एक मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ ई नोट Zn2 प्लस जिंक। अगर आप ये मेजर करना चाहते हो तो किसी भी इलेक्ट्रोड का, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आपको पोटेंशियल मेजर करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस इलेक्ट्रोड के साथ एक गैल्वेनिक सेल बनाओगे विथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे कि यहां पे हमने जिंक का मेजर करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड, तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक का स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन यहां 1m होगा, यहां जिंक प्लेट है और जिंक प्लेट को क्या किया रहेगा, अटैच किया रहेगा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप समझ रहे हो कि क्या है हमारा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड वही होगा। और इस तरह से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने रखा, पोरस डिस्क यहां पे है जो कि अलाउ करेगा रिएक्शन। ये है, और यहां पे ये H प्लस आयन है, यहां पे H प्लस आयन 1m है, यहां पे H2 गैस पास किया गया है 1 atm पर और 298 केल्विन पर। तो हमने क्या किया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट किया किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जिसका हमको पोटेंशियल निकालना है। अब आप जान रहे हो यहां ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, तो इस सेल का एक डिफरेंट वोल्टेज होगा। तो हम लोग वोल्टेज क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर की मदद से मेजर कर लेते हैं। हम लोग इस गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियोमीटर की मदद से वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, 0.76 वोल्ट आता है। तो आप जानते हो ये अच्छे से कि ई नोट सेल विल बी इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड हमारा ये है, और माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड Zn2 प्लस जिंक। आपने पोटेंशियोमीटर की मदद से इसको कैलकुलेट कर लिया है कि 0.76 वोल्ट है, ये आपने डिफरेंस इलेक्ट्रोड का सेट किया हुआ है कि 0 वोल्ट है, और आपको ये निकालना है ई नोट Zn2 प्लस जिंक। तो आप साफ देख रहे हो कि यहां से आपको निकल गया कि ई नोट Zn2 प्लस जिंक कितना आ रहा है, Zn2 प्लस जिंक आ रहा है -0.76 वोल्ट। तो आप प्रोसीजर समझे, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग उस इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके गैल्वेनिक सेल बनाएंगे और पोटेंशियोमीटर की मदद से हम सेल का वोल्टेज मेजर करेंगे। पोटेंशियोमीटर की मदद से आपको वोल्टेज मिल जाएगा सेल का, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल पता है, तो आप जो अदर इलेक्ट्रोड इसका आप निकालना चाहते हो उसका आप आसानी से निकाल सकते हो। यही तरीका है किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने का। अब देखिए एक बात, एक चीज है जो 12th में पूछा जाता है, हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह लिया है, लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेयरली ही यूज किया जाता है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह। मतलब इसकी मदद से हम लोग किसी अदर का नहीं निकालते हैं, बल्कि कोई और इलेक्ट्रोड जैसे कैलोमेर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इसका कारण यह है कि SHE एक गैस इलेक्ट्रोड है और गैस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल टेम्परेचर, प्रेशर पे हाईली डिपेंड करता है। तो अगर हम मान लो यहां पे मेजरमेंट करना शुरू करें किसी अदर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो यहां अगर हम SHE के साथ गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहां प्रेशर एग्जैक्टली 1 atm, टेम्परेचर एग्जैक्टली 298 केल्विन नहीं है। तो इसलिए जो रीडिंग आएगा वो क्या होगा, अलग आएगा, रीडिंग आएगा जो गलत आएगा, क्योंकि ये 0 नहीं होगा, आप 0 रख के चलोगे गलत आ जाएगा। तो चूंकि गैस इलेक्ट्रोड का वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह ना यूज करके हम लोग कुछ ऐसा इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह
जिसका पोटेंशियल फिक्स है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेटल इनसोल्युबल साल्ट कॉमा एनआई इलेक्ट्रोड, जैसे लेड सल्फेट सल्फेट इलेक्ट्रोड, कैलोमे इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। इन सब का पोटेंशियल फिक्स होता है। इन सब का पोटेंशियल एक्सटर्नल कंडीशन पर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। इसलिए उन्हीं इलेक्ट्रोड को हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह कैलकुलेट करेंगे, मतलब यूज करेंगे। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि हम लोग को अगर एक इलेक्ट्रोड, मान लो कैलोमे इलेक्ट्रोड आप यहां पे यूज करते हो और कैलोमे इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल पता है, आप सेल का पता कर ही लोगे पोटेंशियोमीटर की मदद से, तो आपको इसका पता चल जाएगा। तो आप एक ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में जिसका पोटेंशियल फिक्स होता है। इस तरह का सवाल 12th में पूछा जाता है कि एसएचई को रेयरली यूज करा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका कारण यही है, एसएचई इज ए गैस इलेक्ट्रोड whose voltage highly depends on pressure and temperature and hence voltage is highly fluctuating. So we use a reference electrode whose voltage is not fluctuating, whose voltage not depends on external condition, और इसलिए हम लोग कैलोमे इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं। हम लोग गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे और गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करके पोटेंशियोमीटर की मदद से हम लोग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। अब देखिए, जब सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर लिया जाता है तो उन सारे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है उसी से बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको कि 9th लेवल पे एक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is formed by arranging standard reduction potential of all electrodes in increasing order। ठीक है, सारे रिडक्शन पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो हमको क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑब्टेन हो जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको रफली याद होना चाहिए। रफली जैसे कि हम मेटल के लिए लिख रहे हैं, कुछ मेटल्स के लिए लिख रहे हैं, मेटल के लिए ये होता है LIKBASRCANA। आप एक वर्ड की तरह याद कर सकते हो इसको, लिखबा SRKNA। मगमंजन कर फी कद को NPB। इसके बाद होगा हाइड्रोजन और उसके बाद होता है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, Hg, प्लेटिनम। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल के लिए एक रफ वे में आपको याद होना चाहिए, फायदा करेगा आपको। और कुछ हम एनायंस के लिए भी लिख रहे हैं, कुछ हम एनायंस के लिए भी लिख रहे हैं, जैसे OH-, सल्फेट, नाइट्रेट, आयोडाइड, ब्रोमाइड, वाटर, Cl- एंड F-। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो E0 ReD का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है दोनों जगह। रिडक्शन पोटेंशियल को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है और इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। पहली बात आप ये याद रखो। आप जैसा कि दिख रहे होगे कि ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे क्या है, E0 ReD, ऑर्डर ऑफ ReD क्या है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। यहां भी ऑर्डर ऑफ E0 ReD क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऑर्डर ऑफ E0 ReD यहां पे बढ़ रहा है। अगर आप गौर करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर
अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ता है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा होगा, और इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा। तो आप ये याद रख सकते हो कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ही बढ़ता है। देखिए सीधा रूल है। रिडक्शन पोटेंशियल को हमने डिफाइन कैसे किया था? रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन किया गया था एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट है। अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, और अगर वो रिड्यूस हो रहा है मतलब अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वो आसानी से रिड्यूस हो रहा है खुद। जब वो आसानी से रिड्यूस हो रहा है खुद तो दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब है कि उसको खुद को रिड्यूस करने का कैपेसिटी ज्यादा है एंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का कैपेसिटी ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एनी स्पेसिस। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। अब देखिए सेम तरीके से आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। हम इसे मिटा रहे हैं, इसको हम यूज करेंगे क्योंकि हमें याद है, तो आप इसको लिस्ट कर लो, इसका हम यूज करने वाले हैं अभी। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल टेल्स अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल टेल्स अबाउट एबिलिटी टू गेट reduced। ठीक है, higher the reduction potential, higher the reduction potential, higher the reduction potential, greater will be its ability, greater will be its ability to get reduced। और जितना ज्यादा एबिलिटी होगा रिड्यूस्ड होने का, greater will be its ability to get reduced and hence more will be its oxidizing power। खुद ज्यादा रिड्यूस होगा, दूसरे को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, तो मोर विल बी इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। आप इसको याद रखो, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। सिमिलरली आप समझ सकते हो, सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल will be directly proportional to its reducing power। इन दोनों को कंबाइनली आप इस तरह से याद रखो, RP is directly proportional to OP। अब देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, देखिए इसमें क्या है, एक तरफ पोटेंशियल है एक तरफ पावर है, एक तरफ पोटेंशियल है एक तरफ पावर है। मतलब अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। मतलब एक पीस में पावर होगा और एक पीस में पोटेंशियल होगा, ये बात गौर करना है। आप याद रखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है,
मतलब नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है। नीचे जो स्पेसीज होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसको रिड्यूस होने का कैपेसिटी ज्यादा है, खुद रिड्यूस होगा। एंड जो एवा वे स्पेसीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, बिकॉज उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। मतलब नीचे वाला स्पेसीज रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर वाला स्पेसीज जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऑक्सीडाइज करेगा। नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है, नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम जो सबसे ऊपर है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम एंड फ्लोरीन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जिसको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से यूज करना है। अब देखिए कुछ सवाल पूछा जाता है आपसे, इस तरह का सवाल आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके। जैसे आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसमें से कौन सा स्पॉन्टेनियस है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करोगे। अगर आपको डेटा नहीं दिया है, जिंक कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है जिंक 2+ और कॉपर। दूसरा, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है NaOH+ H2 इज ऑब्लिक R। तीसरा, कॉपर HCl के साथ रिएक्शन करके CuCl2+ वाटर बना रहा है। चौथा, आयरन जिंक के साथ रिएक्शन करके Fe2++ जिंक बना रहा है। पांचवा, सल्फेट क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके Cl2+ SO2 बना रहा है। छठा, फ्लोरीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके Cl2+ F- बना रहा है। ये सभी रिएक्शन शब्द है। आपसे हम पूछ रहे हैं कौन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। देखिए, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस देखने का तरीका ये होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, किसी भी प्रोसेस में अगर ΔG निगेटिव है, ठीक है, आप ये समझते होगे, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ΔG निगेटिव। और ΔG निगेटिव मतलब -NF निगेटिव, और -NF निगेटिव मतलब ये क्या, पॉजिटिव। तो अगर आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टर्म में बोलकर बात करो, पोटेंशियल के टर्म में बात करो, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा जिसका ई सेल, जिसका EMF क्या हो, पॉजिटिव हो। खैर, तो यहां पर तो EMF दिया नहीं है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी सवाल में अगर आपको EMF दे दे, रिडक्शन पोटेंशियल किसी का, मान लो आपको इसका पोटेंशियल दे दिया जाए, तो इस रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, कॉपर रिड्यूस कर रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, जोड़ करके जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो रिड्यूस कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, अगर आप ऐड करोगे, बैलेंस करने का कोई नीड नहीं है इसमें, तो ऐड करोगे, तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ई सेल पॉजिटिव है, ई सेल पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि कहीं भी ई डेटा नहीं दिया हुआ है, पोटेंशियल का डेटा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करना होगा। हमने अभी बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो डाउन है, जो नीचे है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वो खुद रिड्यूस होगा। तो बस आप एक ही चीज को ध्यान रखो, जो नीचे है वो रिड्यूस करना चाहिए, या जो ऊपर है ऑक्सीडाइज करना चाहिए। दोनों में से किसी भी एक चीज को आप कंपेयर कर लोगे, सही आ जाएगा। जो नीचे है वो रिड्यूस करना चाहिए, जो ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऑक्सीडाइज करना चाहिए। तो अगर हम बात करें जिंक और कॉपर का, तो इसमें कौन नीचे है, कॉपर नीचे है। आप देख रहे हो कॉपर नीचे है, तो कॉपर को रिड्यूस करना चाहिए। क्या इस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है? डेफिनेटली कॉपर रिड्यूस हो रहा है। जिंक
कॉपर +2 से कॉपर 0 हो रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और ये लोअर है, इसलिए ये सही है। सोडियम और हाइड्रोजन, कौन नीचे है? हाइड्रोजन नीचे है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। जो लोअर है, जो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हम लोग उसी को देख रहे हैं। अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। कॉपर और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन नीचे है? कॉपर है, और कॉपर यहां पे देखोगे आप 0 से +2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये जो है स्पॉन्टेनियस नहीं है। मतलब ये सभी मेटल हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल है वो सब एसिड या वाटर से H2 गैस रिलीज नहीं कर सकता है, बिकॉज ये सभी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो सभी मेटल रिड्यूस होगा, ना कि H+ रिड्यूस होगा। आयरन और जिंक में कौन नीचे है? आयरन नीचे है, तो आयरन को रिड्यूस होना चाहिए, जबकि यहां पे क्या हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये नहीं है सही। SO4 और क्लोरीन में, SO4 क्लोरीन में कौन नीचे है? क्लोराइड नीचे की तरफ है, आप देखोगे OH-, SO4, उसके बाद NO3-, I-, Br-, H2O, Cl-, H-, तो Cl- नीचे है, तो Cl- को क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए, जबकि ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये सही नहीं है। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में बात करो तो कौन नीचे है? फ्लोराइड नीचे था, मतलब वो रिड्यूस होना चाहिए, फ्लोरीन रिड्यूस होना चाहिए, फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये सही है। तो ये सारा जो क्वेश्चन है दो तरीके से बन सकता है। या तो आपको पोटेंशियल डेटा दिया रहे, जब पोटेंशियल डेटा दे दिया जाएगा तो आप ECL निकाल लोगे, EMF ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे। सिंपली कैसे निकालोगे? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ोगे। अगर इसे पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, नहीं आ रहा तो स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर पोटेंशियल का डेटा नहीं दिया हुआ है, जैसा कि इस केस में है कि पोटेंशियल का डेटा नहीं दिया हुआ है, जब पोटेंशियल का डेटा नहीं दिया हुआ है तब आप इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से सवाल को बनाओगे। सिंपल कंसेप्ट यही है कि जो नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जब रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज्यादा है तो वो रिड्यूस करेगा। इसी कंसेप्ट को हमने अप्लाई किया। और देखिए कुछ और सवाल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड जो हम करवाते हैं अभी आपको। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़िएगा तो ऐसा सवाल अक्सर आएगा आपको। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको अक्सर ऐसा आएगा कि एक से ज्यादा केटायन या एक से ज्यादा एनायन प्रेजेंट होगा कैथोड पर और एनोड पर। जैसे कि मान लो आपके एग्जांपल हम 1 कर रहे हैं। मान लिया आपके पास केटायन जो है Na+ है और H+ है, और अगर हम इसमें बात करें आपको कि कौन H+ है, तो कैथोड पे इसका रिडक्शन होना है। तो अगर हम इसमें बात करें कि कौन इसमें रिड्यूस होगा, Na+ की H+, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन विल गेट रिड्यूस्ड, H+ विल गेट रिड्यूस्ड, तो कैथोड पे आपको H2 मिलेगा। समझ में आया? अगर मान लिया आपके पास एनायन है OH- और Cl- और एनोड पर है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है। तो देखिए OH- और Cl- में कौन ऑक्सीडाइज करेगा? तो जो नीचे होता है वो रिड्यूस करता है, जो ऊपर होता है ऑक्सीडाइज करता है। तो ऊपर कौन है? OH-, तो OH- विल गेट ऑक्सीडाइज, तो ये होगा ऑक्सीडाइज। समझ में आया? अगर आप हम एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल 2। मान लिया आपके पास केटायन जो है, एक हम देते हैं जिंक 2+ और एक हम देते हैं कॉपर 2+। दो केटायन है आपके पास कैथोड पर। तो कैथोड पे इसमें से अगर हम पूछें कि कौन रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस करेगा वो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, तो कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड।
एनायन की बात करें अगर हम, मान लिया आपसे वो कहते हैं Cl माइनस और F माइनस, इसमें से कौन ऑक्सीडाइज करेगा, एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज करेगा? तो जो ऊपर होता है वो ऑक्सीडाइज करता है, तो ऊपर कौन है? Cl माइनस, तो Cl2 बनेगा। ये बात आप समझ आया आपको? यही तरीका है आपको देखने का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज करेगा। हालांकि कुछ ऐसा केस आएगा जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से नहीं कर सकते, जैसे कि हम एग्जांपल एक 3 यूज करते हैं। देखिए, मान लिया आपके पास क्या है, Na+ है और Fe2+, मान लो ये है आपके पास, और कैथोड पे अगर हम बात करें कौन रिड्यूस कर रहा है, अगर हम कैटायन ये सब ले लें और अगर हम आपसे पूछें कि कैथोड पे कौन रिड्यूस कर रहा है, तो कैथोड पे कौन रिड्यूस करेगा इसमें? आयरन, बिकॉज आयरन इज डाउन इन द ग्रुप। अगर हम एनायन, मान लिया आपसे क्या करते हैं, वाटर और Cl माइनस ले लेते हैं, वाटर में वाटर की इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर है, और एनोड पे पूछते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज करेगा, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो Cl माइनस नीचे है, H2O ऊपर है, तो जो H2O है वो ऑक्सीडाइज करेगा, O2 बनेगा। लेकिन आप देखोगे कि O2 बनेगा तो, लेकिन बहुत कम बनेगा, वेरी स्लो होगा, और वेरी स्लो होने के कारण इसका प्रोडक्शन लगभग नहीं होगा, बल्कि Cl2 का ही प्रोडक्शन होगा। अब देखिए, यहां पे एक कंसेप्ट है, यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक लिमिटेशन क्रिएट हो जाता है, लिमिटेशन पता चलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग ये देख रहे थे कि जो नीचे होगा, जो स्पीशीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए वो रिड्यूस करेगा। मतलब ये साफ है कि Na+ और Fe2+ में Fe2+ को रिड्यूस होने का कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए वो रिड्यूस किया। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये नहीं बताता है कि कौन कितनी स्पीड से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेगा। मतलब बात यह है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कि किसका रिडक्शन ज्यादा इजी है, किसका रिडक्शन मोर फिजिबल है, किसका ऑक्सीडेशन मोर फिजिबल है। लेकिन किसका रिडक्शन स्लो होगा या किसका रिडक्शन फास्ट होगा ये पता नहीं चलता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS शॉर्ट में हमने लिखा, गिव्स थर्मोडायनेमिक के बारे में बताता है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक्स बताता है। मतलब किसको ज्यादा एबिलिटी होगा रिड्यूस करने का। डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट काइनेटिक्स। इंफॉर्मेशन अबाउट काइनेटिक्स, या इसी को कह सकते हो आप स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस। मतलब ये तो पता चल जाएगा आपको कि कौन रिड्यूस करेगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कौन कितनी तेजी से रिड्यूस करेगा, कौन कितनी फास्ट रिड्यूस करेगा, कौन कितना स्लो रिड्यूस करेगा। अब देखिए, H2O और Cl माइनस में H2O को ऑक्सीडाइज होकर के O2 बन रहा है, लेकिन O2 का प्रोडक्शन नॉर्मल वोल्टेज रेंज में, देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको रखते हैं बिकॉज इसी में एक्सेप्शन है। देखिए प्रोडक्शन मतलब देखिए E ऑक्सीडेशन ऑफ H2O is greater than E oxidation of Cl minus. This implies that
H2O will oxidize, will have more tendency to get oxidized, to get oxidized. However, the production of O2 is so slow at normal voltage that it doesn't appear. मतलब O2 appear ही नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जो थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल है लेकिन काइनेटिकली इतना स्लो होता है कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है डायमंड जो है लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू ग्रेफाइट। मतलब डायमंड जो है अपने आप ग्रेफाइट में बदलता रहेगा और बदलता है, लेकिन आप लोग अच्छे से जान रहे हो कि डायमंड को आप कभी नहीं देख रहे होंगे ग्रेफाइट में बदलते हुए, बिकॉज द प्रोसेस इज स्लो टू ऑब्जर्व। प्रोसेस इतना स्लो है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बदलने में 1 करोड़ साल लग जाएगा। तो पॉइंट ये है कि कोई प्रोसेस अगर थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखेगा ही, वो हो ही रहा होगा। थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होने के बावजूद भी रिएक्शन नहीं दिख सकता है। तो अब देखिए, टू प्रोड्यूस O2 with significant speed, एक अच्छा खासा स्पीड के लिए ए हायर वोल्टेज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहां पे कंसेप्ट है ओवर पोटेंशियल का। पॉइंट ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज करके बता रहे हो कि कौन ऑक्सीडाइज करेगा कौन रिड्यूस करेगा, ये सही है, लेकिन काइनेटिक्स को आपको देखना है। कभी कभी नॉर्मल वोल्टेज पर किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत स्लो होगा, अगर आपको उसको ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस कराना है तो आपको एक हायर वोल्टेज अप्लाई करना होगा, जिसको कि हम लोग ओवर पोटेंशियल कहते हैं। तो ओवर पोटेंशियल के कारण ही हम लोग O2 का प्रोडक्शन ना लेकर के यहां पर Cl2 का प्रोडक्शन लेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे यूज करना है, कौन ऑक्सीडाइज करेगा कौन रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल से थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स कैसे आप चेक करोगे, ओवर पोटेंशियल क्या होता है, ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी चीज पढ़ रहे थे हम लोग सभी में रिडक्शन पोटेंशियल जो था या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था स्टैंडर्ड कंडीशन पे यूज कर रहे थे। आगे हम लोग अलग कंडीशन पे यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन छोड़ के अलग कंडीशन पे यूज करेंगे।